उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। सही बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है। तो नोएडा की एक ऐसी घटना जिसने सिस्टम को लेकर कई कड़े और अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। एक इंजीनियर, युवा इंजीनियर की यहां पर मौत हो जाती है। कोहरे की वजह से वो रास्ता नहीं देख पाता है और गाड़ी जाकर एक ऐसे गड्ढे में गिरती है जहां पर पानी जमा होता है। लेकिन उससे ज्यादा दुखदाई बात ये जो चश्मदीदों ने वहां पर बताई कि 2 घंटे के करीब वक्त वहां पर गुजरा जब वो इंजीनियर युवराज मदद की गुहार लगाता रहा, लोगों से ये कहता रहा कि आप मुझे बचा लो। अपने पिता को फोन किया और उनसे गुहार लगाई कि मुझे बता लो, मेरी गाड़ी का हादसा हो गया है, मैं यहां पर डूब रहा हूं। और फिर भी उसको बचाया नहीं जा सका। आज हम 3 का तरकश में उसी सवाल को उठा रहे हैं जो आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या देश के सबसे हाईटेक शहरों में से एक नोएडा में आपकी जान की कोई कीमत नहीं? नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश का एक नौजवान 2.5 घंटे तक पानी के बीच अपनी जिंदगी के लिए चिल्लाता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले बिल्डर सोते रहे। सवाल उठता है कि युवराज की मौत किसकी गलती से हुई है? पानी से भरे हुए गड्ढे की बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी? 2.5 घंटे तक युवराज को क्यों नहीं बचाया गया? 2.5 घंटे तक वो वहां पर फंसा रहा और इस आस में वो लोगों से गुहार लगाता रहा कि शायद कोई उसको बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं बचा सका। पुलिस, फायर ब्रिगेड के तालमेल में क्या कमी रह गई? रेस्क्यू टीम पानी में क्यों नहीं वहां पर उतरी? चश्मदीदों का यह कहना है कि वहां पर खड़े हुए थे फायर ब्रिगेड के लोग और ये कह रहे थे कि पानी ठंडा है, वहां पर सरिये हो सकते हैं। और ये सब होते होते इतनी देर हो गई कि एक युवा की जान चली गई। मौत के गड्ढे पर कब जागेगा प्रशासन? ये एक अहम सवाल है और इन सभी सवालों पर पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले आपको युवराज के पिता और हादसे के चश्मदीद का बयान सुनवाते हैं। वहाँ पर लोग ये भी बता रहे थे कि इसमें सरिया है और वो जो भी जाएंगे बचाने उनको वो डैमेज कर सकता है। ये कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुनिंदर वहाँ पर जंप किया और वो गया। बट तब तक वो घटना घट चुकी थी और मेरा बेटा उसमें डूब चुका था। सर, बहुत माफ़ी चाहते हो आपसे सवाल पूछने में, पर आपका जो लास्ट कॉन्वर्सेशन था आपके बेटे के साथ वो क्या था? क्योंकि बहुत पेनफुल होता है किसी भी गार्जियन के लिए इस तरीके के दर्द से गुजरना। आपका बेटा आपके सामने उस गाड़ी के छत पर खड़े होकर मदद की मांग कर रहे थे, सब कुछ थे, पूरी टीमें वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे जो बचाने के लिए वहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। तो किस तरीके से जो ये पूरा घटना है वो अनफोल्ड हुआ है? वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन, न उनके पास स्विमर था, डाइवर था और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुँच सके, उसको रिकवर कर सके। सर, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ वीडियोस आए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि आपके बेटे फ्लैशलाइट जलाकर गाड़ी के छत से मदद की मांग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है। सर, पूरे घटना की टाइमलाइन क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक वो फंसे हुए थे और कब जाकर उन्होंने फाइनली जो है उसने स्ट्रगल स्टार्ट किया 12 बजे से अपने लाइफ के लिए, खुद स्ट्रगल किया और लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। अगर उस समय में उसको मदद मिल जाती तो वो बच सकता था। जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज़्यादा थी, धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी। दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे,
फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी, पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का, सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो ये 100% सच्चाई है। फायर ब्रिगेड वालों के पास पूरी सेफ्टी थी, सब चीज थी। अब एक चीज बताओ, फायर ब्रिगेड वाले जो उसमें भर्ती हुए, वे किस लिए भर्ती हुए? आपदा कोई आई उसी के लिए, जो परेशानी है उसके लिए। और वो ठंडे पानी से डर के किस बात के हैं वो? आपने देखा यहां पर चश्मदीद और पिता की बात आपने सुनी। 2.5 घंटे वो मौत से जूझता रहा, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। अब क्या कार्रवाई हो रही है? नोएडा में इंजीनियर मौत के मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। 2 बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। अथॉरिटी ने जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त भी यहां पर कर दिया है। लेकिन वो बड़े और कड़े सवाल अब भी खड़े हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक युवा की यहां पर जान चली गई। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से वहीं से मौजूद है, उनसे जानिएगा कि ये इतने बड़े सवालों के जवाब आखिर कैसे मिलेंगे। मीनाक्षी, शुक्रिया ताबिश। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो पर जब हम हैं, मैं आपको अभी पूरी तस्वीर यहां की दिखाऊंगी। लेकिन आप सोचिए, 2.5 घंटे का वक्त, 2.5 घंटे का वक्त उस पिता पर क्या बीता होगा जिसे ये मालूम है कि बेटा एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उस बहन पर क्या बीती होगी जिसने अपने भाई को लगातार राखियां बांधी हैं उसकी रक्षा के लिए, लेकिन भाई पुकारता रह गया कि उसे बचा लो, कोई उस तक पहुंच जाओ। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये जो इस वक्त रोड आप देख रहे हैं, इसी रोड से युवराज की कार आई थी। और मैं इस सीन को आपके लिए रिक्रिएट कर रही हूँ ताकि आप में से जो लोग भी टेलीविजन पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, एनडीटीवी इंडिया को इस वक्त देख रहे हैं, वो सब समझ पाए। देखिए जिस तरह से ये गाड़ियां यू टर्न ले रही हैं, आराम से युवराज भी इस तरह से यू टर्न लेकर निकल सकता था उस रोड पर या इस रोड पर, शायद जिंदगी बच जाती। लेकिन किस्मत को या बदकिस्मती ऐसी थी कि ऐसा नहीं हुआ। कार रफ्तार में थी, कोहरा था, और उसके बाद वो गाड़ी ये यू टर्न ना लेकर यहां से सीधे आगे बढ़ते हुए उस तरफ गई। अब इस स्पॉट से लेकर जहां से कार इस एरिया में दाखिल हुई, मैं आपके लिए कुछ कदम चल रही हूं जिसमें आप समझिए कि कितने कदमों में यह हादसा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फीट, 19 कदम में युवराज की जिंदगी चली गई, क्योंकि इस 19 कदम के फासले पर गाड़ी ठीक यहां से टकराती हुई वहां सामने पानी में जा गिरी। और इसकी गहराई को लेकर हालांकि नंबर अलग अलग बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 40 फीट है, कोई कह रहा है 60 फीट है, कोई प्रत्यक्षदर्शी 70 फीट भी कह रहा है। लेकिन सच ये है कि गाड़ी डूबने के लिए बहुत पानी था और युवराज कराहता रह गया, चीखता रह गया, पुकारता रह गया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बच पाई। हुआ क्या था? जब गाड़ी यहां से टकराई तो रौनक जरा एक पोर्शन के दिखाइएगा आप। यहां पर आपको एक और नाला दिखाई दे रहा है। गाड़ी अगर टकराकर इस पोर्शन पर अटक जाती, शायद एक चांस हो सकता था युवराज की जिंदगी बचने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गाड़ी इस दीवार को तोड़ते हुए, मुंडेर को तोड़ते हुए सीधे वहां पानी में जा गिरी और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी डूबने लगी। युवराज को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि अब गाड़ी गहरे पानी में डूब रही है, उसने लोकेशन अपने पिताजी को भेजी, उन्हें कॉल लगाया। उस दौरान वो मदद मांगने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो सब उसने करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उसकी जिंदगी बच नहीं पाई। 12:05 पर पुलिस आ गई थी। 1:15 बजे SDRF पहुंच गई थी, लेकिन 4:30 बजे बाहर आई तो युवराज की लाश। अगर 12:05 पर पुलिस के आने के बाद से लेकर 1:15 बजे से SDRF के आने के बाद से लेकर 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 4 घंटे का समय है। सोचिए, 4 घंटे के समय में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी टीम एक डूबे हुए व्यक्ति को अगर बाहर नहीं निकाल पाए, तो आप सोचिए कि सिस्टम क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था। क्या हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है और जिस समय मौका आया उस समय हम परफॉर्म नहीं कर पाए। रोशन जरा इधर आइए और एक बार चारों तरफ जरा दिखाइए, यहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में जितनी बिल्डिंग्स हैं आप इनको देखिए। इन बिल्डिंग्स में जो घर हैं वो घर 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ से कम के घर नहीं होंगे। आप देखिए जरा चारों तरफ। जब बिल्डर्स ये घर बेचते हैं उस समय पर कितनी हिडन कॉस्ट जाती है, कितने तरह के टैक्सेस जाते हैं, कितने तरह के अमाउंट आपसे लिए जाते हैं। ये इस ब्लॉक को देना है, ये इस डिपार्टमेंट को देना है, वो उस डिपार्टमेंट को देना है, कितना पैसा एक कस्टमर से लिया जाता है। लेकिन जिस दिन आपकी जान पर बनाएगी
उस दिन 4 घंटे बीत जाएंगे लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। युवराज की कहानी ये बताती है, और ये अकेले युवराज की कहानी नहीं है। ये अकेले युवराज की कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि युवराज की जगह मीनाक्षी हो सकती थी, अजय हो सकता था, सुनील हो सकता था, मेरे दफ्तर में बैठा मेरा कोई साथी हो सकता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिंदगी बच नहीं पाई। आप सोचिए इस देश में जिंदगी की क्या कीमत है कि अगर आप गहरे पानी के गड्ढे में गिर जाएं, अपनी वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटी के लिए चीजें होनी चाहिए थे वो नहीं थी। एक बिल्डर ने गड्ढा खोद के छोड़ दिया है, उसमें पानी भर गया है, किसी को परवाह नहीं, कोई नोटिस भेजने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है। और जब एक युवराज यहां पर आकर मर गया तो उसके बाद आज सब इस पर सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि युवराज की जगह कोई भी हो सकता था। इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। इसीलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जिस तरह के एक्शन लिए गए, क्या वो एक्शन काफी हैं। पहले मैं आपका परिचय करा दूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर महेश वर्मा जुड़ गए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी इस वक्त जुड़ गए हैं, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से प्रोफेसर अनिल दीवान साहब हमारे साथ हैं। युवराज के पिताजी से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रुख मैं महेश वर्मा जी आपका करूंगी। प्रोफेसर महेश वर्मा, राज्य में सरकार आपकी है, दिल्ली एनसीआर का इलाका, केंद्र दिल्ली से जहां से सत्ता चलती है वहां पर सरकार आपकी है। यह गड्ढा आपके सामने खुला, यहाँ पर आप देख लीजिए सर। इस गड्ढे में गिरकर एक 27 साल के युवक की मृत्यु हो गई। और मैं तो कह रही हूँ, चलिए जब वो गिरा था आधा घंटे का समय भी काफी होता है। अगर एफिशिएंट टीम बचाने के लिए आती तो बच सकता था युवराज। 4 घंटे तक, 1:15 बजे एसडीआरएफ की टीम आ गई, 12:05 पर पुलिस आ गई, लेकिन 4 घंटे तक युवराज नहीं बच पाया। कौन जिम्मेदार है सर? क्या किसी एक अदने मुलाजिम को बर्खास्त करके, टर्मिनेट करके इस जिम्मेदारी से आप लोग बच जाएंगे कि ठीक है जी, एक युवक मर गया, दिखाने के लिए हमने ये एक्शन ले दिया? कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, मैं इस बात के लिए कहीं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इतनी अफसोसजनक घटना के ऊपर जिस प्रकार से एनडीटीवी और आप लोग प्रयास कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक जवान व्यक्ति का मर जाना, और वो भी इस तरह से कि जहां पे पुलिस खड़ी है, जहां दमकल खड़ी है, जहां एसडीआरएफ के लोग खड़े हैं, और सिर्फ इसलिए कि एक लापरवाही के चलते एक बिल्डर ने वहां पे कोई चीज ऐसा खोद के रखा हुआ था और उसमें पानी भरा हुआ था। और मैं तो ये समझता हूं कि हम राजधानी में रहते हैं और राजधानी से महज चंद किलोमीटर की दूरी पे ये घटना घटी है। और जहां मतलब कोई ये भी होता है कि भाई चलिए कोई इंटीरियर होता, कोई ऐसी जगह होती। मुझे याद है फरीदाबाद में एक अंडरपास में एसयूबी जो है, एक एचडीएफसी का बैंक मैनेजर और उनका विराज, वो दोनों उसमें बेचारे डूब के मर गए। रात का अंधेरा था, वहां तक कोई पहुंच नहीं सका। मुझे ये बताइए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। सर मेरी रिसर्च टीम अभी वहां दफ्तर में बैठकर, सुनिए सर मेरी बात, मेरी रिसर्च टीम अभी दफ्तर में बैठकर दिल्ली एनसीआर में हुए 50 हादसों की रिपोर्ट निकाल देगी। अलग अलग सरकारों के दौर में हुए 50 हादसों की रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे उन 50 हादसों से अभी आज इस वक्त मतलब नहीं है। मैं युवराज के परिवार के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, युवराज जैसे और कई ऐसे लोगों के बिहाफ पे बात कर रही हूँ। मुझे सर ये बताइए, आपको गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आप मुझे बताइए, आपको गुस्सा आ रहा है इस वक्त या नहीं आ रहा है? आपको गुस्सा, आर यू एंगर्ड और नॉट? Are you angered or not? मैडम, मैं सुबह Are you angered or not? मुझे खुद, क्या आप इस बात पे क्रोधित हैं या नहीं हैं? बताइए मुझे पहले। बिल्कुल, मैं क्रोधित नहीं, मुझे कहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 घंटा वो बच्चा वो वहां पे बिलबिलाता रहा, छटपटाता रहा। आप मुझे सर ये बताइए, अगर आप क्रोधित हैं सर, अगर आप क्रोधित हैं तो इस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या होगा? क्या एक अदने से मुलाजिम को आप लोग सस्पेंड करके, उसको बर्खास्त करके अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री हो जाएंगे? इतिश्री, मुझे बताइए यूपी सरकार नोएडा अथॉरिटी पर क्या एक्शन लेगी? नोएडा अथॉरिटी पर क्या एक्शन लेगी? बिल्डर पर क्या एक्शन लेगी? मुझे आप ये बताइए। सुनिए, और ये सवाल मीनाक्षी कंडवाल का सवाल नहीं है, ये सवाल युवराज के पिता का है। आप मुझे ये बताइए आज इस वक्त। मैं कह रहा हूं कि ये सवाल हर आदमी का, ये मेरा भी है, ये सिर्फ आपका नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं और आप एक चैनल हेड हैं या चैनल के रिपोर्टर हैं, तो आपके नाते आप जितना संवेदनशील है उतना ही हम भी हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4 घंटे वहां लोग थे खड़े, वीडियो बना रहे थे उसके मौत के। इससे बड़ी शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अब रही बात कि आप ये पूछ रहे हैं कि भाई कार्रवाई,
नहीं तो आप मैं आपको नहीं नहीं तो स्पष्ट आप रूप लोगों से नहीं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लोग पानी में कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कह रहा हूं जरा कि दिखाइए रौनक, मैं कह एक रहा बार हूं जरा कि यहाँ पर। पानी में कोई लोग क्या जाए पानी ना में कूद जाए। जाएंगे? नहीं, कैसे नहीं, बचाएंगे? पानी में ना हाथों कूदे। से बचाएंगे? नहीं, पानी कैसे नहीं, बचाएंगे? नहीं, 40 पानी में फीट अगर ना पानी कूदे। है, आम लोग कैसे बचाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, सुनिए सर मेरी, मैं आपको बता रही हूँ सर कमी क्या है। ग्राउंड पर खड़ी हूँ, ग्राउंड से बता रही हूँ आपको कमी क्या है। कमी ये है कि अगर 40 से 50 फीट अगर गहरा ये पानी है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जो यहाँ पे चश्मदीदों ने मुझे बताया, मैं उस आधार पे बात कर रही हूँ। क्या एक आदमी दिल्ली एनसीआर में अब गाड़ी चलाएगा तो उसको गाड़ी में रस्सी भी रखनी पड़ेगी? जब क्राइम के सीन हो जाते हैं उस समय पर लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी अपनी गाड़ी में आप एक हॉकी की स्टिक रखिए, एक डंडा रखिए आप अपनी गाड़ी में, ताकि कोई आप पे अटैक कर दे तो आप सेल्फ डिफेंस कर सके। तो मतलब इस खुदे हुए गड्ढे में अगर कल को कोई गिर जाए तो उसको अपने साथ में एक रस्सी भी रखनी पड़ेगी, हो सके तो एक सीढ़ी भी अपनी गाड़ी के छत से बांध कर चले, हो सके तो 2-4 चीजें और भी रख ले, क्योंकि अगर वो गिर गया है तो बाहर आने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है, क्योंकि सरकार तो आएगी नहीं। मीनाक्षी जी, आपसे मैंने सवाल इसलिए पूछा, यहाँ राज्य में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार बैठी है। नहीं, मेरा सुनिए, सवाल सर ये इसलिए आपके है सवाल क्योंकि मैं उस पिता की बेबसी को इस वक्त नहीं समझ पा रही हूँ, जिसके पास फोन आ चुका है कि पिताजी मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो, और वो बेबस पिता कुछ कर नहीं पाया सर, और 4 घंटे में जिंदगी नहीं बचाई। ठीक है, प्रदीप भाटी को लाइए स्क्रीन पर। प्रदीप भाटी को मैं स्क्रीन किसी पर बात लाइए। को ठीक है नकारा सर, थोड़ी प्रदीप हूं। भाटी जी, मैं तो कह रहा हूँ कोई प्रदीप भाटी जी को नहीं स्क्रीन होगी पर इस ले मामले जाइए। में, किसी प्रकार की भाटी जी, कोई पापोती हम नहीं होने देंगे। हर आदमी बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता मंच पर हैं, आपने उनको सुना, मुझे ये बताइए सर, ठीक है प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रदीप भाटी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं उस परिवार के लिए जिसने ये दुखद, दर्दनाक और झंझोर देने वाली घटना सहन करी है। वो नौजवान जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, उसके माता पिता पे क्या बीत रही होगी ये आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ प्रवक्ता के नाते भी ना, एक नोएडा वासी के नाते भी कुछ बातें रखना चाहूंगा और आप इस बात से सहमत होगी और एनडीटीवी भी सहमत होगा। नोएडा इस देश का, इस प्रदेश का शोकेस विंडो है, प्रगति के आधुनिकीकरण की एक मिसाल बन के दिखाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा संसाधन और सब तरह की सुख सुविधाओं और विकास दिखाया जाता है। जहां इस गौतम बुद्ध नगर में 5 नोएडा अथॉरिटी बेपनाह दौलत इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके संजो के लूट का अड्डा बन चुकी हो, और जिनके पास सिर्फ संसाधनों की कमी, जिस तरह की संसाधनों की कमी आपने देखी हो, एक गांव देहात में भी इससे ज्यादा सुविधाएं आपको मिल सकती है। नोएडा वासियों के साथ क्या, नोएडा वासियों को क्या मिल रहा है? उन्होंने तो अपना करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ पे विकास, एक विकसित शहर के अंदर अपना निवास बनाया, और मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लोग, टैक्स पे करते हैं। और एक बार फिर से अशोक माले, जरा एक बार दिखाइए फिर से, यहाँ पर जितनी ये हाई राइज सोसाइटीज हैं, जरा दिखाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे ग्राउंड से भी इनपुट दिखाने होंगे। ये आप हाई राइज सोसाइटीज देख लीजिए, और इनमें रहने वाले लोग, इनको आप ये मत समझिए कि कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, मिडिल क्लास लोग भी होते हैं, पूंजी इकट्ठी करते हैं, पैसा जोड़ते हैं और उसके बाद घर लेते हैं, लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, एक आशियाने के सपने के साथ। लेकिन उन्हें कोई ये नहीं बताता कि जिस दिन तुम नाले में गिर जाओगे, गहरे खुदे हुए गड्ढे में गिर जाओगे, उस दिन कोई बचाने के लिए आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग हैं इनके साथ भी मैं जरूर यहाँ पे बात करना चाहूंगी आज सुबह से, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। नरेंद्र जी हमारे साथी हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग के इनपुट्स हमको प्रोवाइड करते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र जी, आपके पास मैं देख रही हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जरा एक बार दिखा दीजिए कैमरा को भी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से टाइमिंग बताइए, 4 घंटे का वक्त, 1:15 बजे एसडीआरएफ आती है, 4:30 बजे बॉडी निकलती है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे स्टीमर गया होगा, रस्सियों से निकाला होगा, लाइफ जैकेट से लेकर जो है और तरह के इक्विपमेंट्स होंगे। भाई मेरी तो एक्सपर्टीज नहीं है ना, लेकिन एसडीआरएफ जानती है कि ऐसे समय पर कैसे काम करना है। क्यों नहीं बच पाया युवराज, और क्यों ना माना जाए कि ये सीधे सीधे हत्या का मामला है? बिल्कुल मैम, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा फेलियर जो है नोएडा अथॉरिटी का है, और साथ के साथ जो युवराज के जो पिता थे, उन्होंने जब जिस समय कॉल करी, पुलिस उससे 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद जो एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ थी, उसको पहुंचने में यहाँ पे काफी टाइम लग गया था, जिसके चलते जब युवराज वहां से आवाज भी मार रहा था कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, क्योंकि वो गाड़ी से बाहर निकलकर आ गया था, गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, पर धीरे धीरे गाड़ी नीचे जा रही थी। जब पर फायर विभाग भी यहाँ पे मौके पर पहुंचा था, उसने भी रस्सा फेंका, पर वो रस्सा नहीं पकड़ पाया और धीरे धीरे गाड़ी नीचे 40 से 50 फीट गड्ढे में चली गई। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है बॉडी में
पानी भरे होने का भी मैंने देखा कि एक पॉइंट जो है वो मेंशन है। कितना पानी भरा था शरीर? ml लिक्विड प्रेजेंट बताया जो उसकी पीएम रिपोर्ट है। सोचिए, तिल तिल करके डूबते डूबते आपके शरीर के भीतर इतना पानी भर गया कि अल्टीमेटली आपको कार्डियक अरेस्ट आ गया, आपका दिमाग कंजेस्टेड हो गया, आंखें बंद होगी। देखिए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, सोचिए उस पिता का क्या हाल होगा जिसने अपने 27 साल के बेटे को सवेरे दफ्तर के लिए भेजा है और उसे पता चला कि रात में बेटे का शव घर आएगा। अंत्येष्टि की तैयारी करनी होगी, और क्यों करना होगा? क्योंकि उसे बचाने के लिए सिस्टम तैयार नहीं था। कोई भी हो सकता था इस जगह पर। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप में से कौन से लोग हैं जो यहाँ आसपास के एरिया में रहते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताइएगा। कोई यहाँ आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा से है? आप लोग तो इनफैक्ट यंग हैं सब लोग। हाँ, कौन है? आप इधर आसपास कहीं रहते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि जहां पर आज मीडिया का कवरेज इतना हो रहा है तो इस वजह से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो इस वक्त यही है कि अगर आप डूब जाएंगे तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप अपना सामान अपने साथ लेके चलिए, अपनी जिंदगी के आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ, इसी सेक्टर में रहता हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो ये दुर्घटना करीब 11:47 के आसपास की है और मैं भी ब्लैंकेट पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तो भाई साहब जोप्टो में काम करते हैं, तो जिसे वो डिलीवरी करने आए हुए थे, तो यहाँ पे करीब 11:47 के आसपास में ये गाड़ी आकर इस गड्ढे में। स्पीड तेज थी गाड़ी की? अनुमान यही लगाया जाता है कि स्पीड तेज थी। इसके ठीक 15 क्या आपको क्या लग रहा है कितना रहा होगा, मतलब एक्सपेक्टेड कितनी स्पीड रही होगी? गाड़ी की स्पीड कम से कम 80 की स्पीड में थी और 80-60 की स्पीड में गाड़ी थी। तो ये यहाँ पे 15 दिन पहले ठीक यहाँ पे एक और ट्रक भी आई हुई थी। अच्छा, उसके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हुआ? ऐसे ही हादसा हुआ था। अब सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। 15 दिन पहले ये हादसा इस तरह का हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि जब तक कोई मर नहीं जाएगा तब तक इस देश में एक्शन नहीं लिया जाएगा। जान इतनी सस्ती है इस देश में। आप सोच लीजिए, नेता जिस दौरान आते हैं ना विजिट्स के लिए, नोएडा हो, दिल्ली हो, नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल बताया जाता है, सिटी ऑफ फैशन बताया जाता है, मॉडर्न सिटी, ग्लोरियस सिटी बताया जाता है। और नेता जब आते हैं, रेड कारपेट बिछ जाते हैं, रातों रात पूरे शहर की जो है काया बदल जाती है। पौधे लग जाते हैं, गमले लग जाते हैं, अगले दिन खबरें चलती हैं लोग गमले चुरा के भाग गए। सफाई हो जाती है रातों रात, काया पलट हो जाता है शहर का। लेकिन ये पानी यहाँ पर बीते नरेंद्र कितने साल से है? 3 से 4 साल से है कम से कम। 3 से 4 साल से ये पानी यहाँ ये गड्ढा कम से कम नहीं तो 2019 में ये गड्ढा खुदा हुआ था, तब से अभी तक प्रॉपर ये गड्ढा है। मतलब युवराज के मरने का इंतजार हो रहा था बेसिकली। आई एम वेरी सॉरी टू से इट इन दिस वे, बट किसी के मरने का वेट हो रहा था ना, प्रतीक्षा हो रही थी कि कोई जब जाएगा उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्योंकि नरेंद्र, मेरे ख्याल से खबर अब ये आ रही है कि यहाँ पर इस पानी को निकाला जाना है। बिल्कुल मैम, इसका अभी नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे पंप लगाए जाएंगे और जब ये पानी कम होगा तो उसके बाद जो इसकी युवराज की जो गाड़ी थी उसको यहाँ से निकाला जाएगा। महेश जी, ठीक है महेश जी, आप मुझे देख लीजिए। युवराज की मौत के बाद ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इस पानी को हटाया जाएगा। बीते 8 साल से सर ये पानी क्यों है यहाँ पर? बीते 8 साल से ये गड्ढा यहाँ पर है, बीते 8 साल से यहाँ पर ये परिस्थिति ऐसी है। ये एक्शन सर, ये एक्शन लेने में कि पानी यहाँ से हटाना 8 साल लग गए, एक व्यक्ति मर गया, उसके बाद ये एक्शन लेने की सूरत में आई सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल आपका जायज सवाल है जी, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मतलब ये हादसा हुआ और हादसे का जो कारण है और हादसे में जिस तरह की राहत होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरह की घटना, भाई कोहरा था, कोहरे में इस तरह की चीजें हो जाती है, हम लोग भी कई बार फंस जाते हैं। ऐसे में जो हमें करना चाहिए था अब वो नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि एक ऐसी घटना हुई है जो शर्मसार करने वाली है और उसमें शासन, प्रशासन और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं। सर आज एनडीटीवी इंडिया पर माफी मांगेंगे? सर मैं मीनाक्षी जी, मैं हम जिम्मेदार हैं युवराज की मौत के लिए, नहीं, ये कहते हुए माफी मांगेंगे? मेरे माफी मांगने से या प्रशासन के माफी मांगने का मात्र काम नहीं है, ये उन गुनाहगारों को सजा देने का काम होना चाहिए जो इसमें लिप्त थे। ठीक है, या जो लोग हैं वो एक लोगों को चुन चुन के, ये राजनीतिक मजाक जो हमारे सपा के प्रवक्ता जो है, जिनको आप सीमित क्षमताएं हैं और आपकी भी महेश सर, आपकी भी सीमित क्षमताएं हैं और एक सीमित कैपेसिटी में आप जवाब दे पाएंगे, मैं ये बात समझती हूँ। लेकिन उसके बावजूद सर, एक लड़का 27 साल का सर मर गया और उसके साथ में ना उसके सपने मर गए, उसके भविष्य के सपने मर गए, उसके माता पिता ने जो उसके लिए सोचा होगा ना, वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया।
इसलिए ये गुस्सा इसलिए है, मीनाक्षी ये जी- नाराजगी इसलिए है। हमारे साथ इस वक्त मीनाक्षी और जी, मेहमान मैं- जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, उनके पास भी जाना चाहूंगी। अनिल दीवान जी, प्रोफेसर अनिल दीवान जी, आपने तो सर ग्राउंड जीरो से ये पूरी रिपोर्ट भी देख ली, हमारे साथ पक्ष विपक्ष से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था आपने उनकी बात भी सुन ली। एज ए टाउन प्लानर, एज एन एक्सपर्ट ऑफ दीज इश्यूज सर, क्या चूक हुई है यहाँ पर? किस किस पर जरूरी एक्शन होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए? और मैं छोटी मछलियों की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं छोटी मछलियों की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए वो एक्शन होने चाहिए कि कल को फिर से किसी युवराज के साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए। उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। सही बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है।